नमस्कार मेरे सभी प्यारे बहनों और भाइयों। आज इस वीडियो के अंदर हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट नंबर 4 है वो करने वाले हैं, क्योंकि हमने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझा है और इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल से समझने वाले हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैंने आपको सारी वीडियोस में बताई है, इसीलिए ये पार्ट 4 बन गया है। अब हम कोशिश करेंगे हमारा चैप्टर इस वीडियो में कवर हो जाए। ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो सकती है, पर इसमें जो समझ में आएगा वो आपको किसी और वीडियो से समझ में नहीं आ सकता। तो ये वीडियो जो है स्टार्टिंग से हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और जो सॉइल इरोजन होता है वो क्यों होता है और उसके कंजर्वेशन क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमारे शायरी वगैरह गाने वगैरह चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में आपको शायरी सुनाऊंगी। पिछली वीडियो में पहले मैंने गाना सुना दिया था। अब हम पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर बीच में थोड़ा मजाक वगैरह करेंगे ताकि हम बोर ना हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। ये क्या चीज है, इतना गंदा शब्द क्यों है ये लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि का निम्नीकरण। भूमि जो होती है, भूमि मतलब अरे जिसमें खड़े हो, तो भूमि का निम्नीकरण होना उसे ही लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। अब ये भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है? अब ये निम्नीकरण तो और गंदा वर्ड दे दिया। ये क्या होता है? देखिए, continuous use of land over a long period of time without using appropriate measure to conserve and manage it। मतलब जब हम क्या करते हैं, लैंड को, जो हमारी भूमि है, क्या है? भूमि है। लैंड को जब हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यूज करते हैं, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक हमने क्या किया, लैंड को कंटिन्यूसली यूज किया। कंटिन्यूसली लैंड को एक लंबे समय तक जब हमने यूज किया बिना किसी एप्रोप्रिएट मेजर्स के साथ, मतलब एप्रोप्रिएट मेजर का मतलब जब हमने लैंड को इस तरीके से यूज किया, लैंड की देखभाल नहीं की, पड़ा रहने दिया, ना ही उसमें कुछ हमने खाद वगैरह डाला, ना ही डीएपी डाली, ना ही यूरिया डाला, कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, भैंस का गोबर तक भी नहीं डाला। अब बेचारा लैंड कहेगा कि मेरी इतनी बुरी कंडीशन क्यों कर दी तुमने, मेरा भूमि निम्नीकरण क्यों कर दिया? तो वही है ये लैंड डिग्रेडेशन। मतलब लैंड को हम बिना किसी मेजर्स के साथ, मतलब लैंड पे ध्यान नहीं देना बस, ठीक है, उसे लैंड डिग्रेडेशन कह देते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, लैंड का यूज करते रहते हैं बिना किसी एप्रोप्रिएट मेजर्स के साथ, तो उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। उसे ना ही कंजर्व करते हैं, ना ही मैनेज करते हैं। वो पड़ा है, पड़े रहने दो, ठीक है, अगर फर्टिलिटी कम हो रही है तो होने दो, तो उसे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। समझ में आया? एक बार ध्यान से सुनो, कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड, कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड मतलब लैंड का लगातार यूज करना, ठीक है, विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स, मतलब बिना उसको, मतलब एप्रोप्रिएट मेजर्स को नाप ना कर, जो सही चीजें हैं उन्हें नाप ना कर, ताकि उस भूमि को बचाया जा सके और उसे मैनेज किया जा सके। तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? लैंड डिग्रेडेशन। आया समझ में? चलिए चलते हैं, ये तो हो गया क्लियर, दोबारा आए के देख लेंगे, कोई नहीं। चलो आगे ये देखो, पहले ये देखो, ये क्या कह रहा है, वी शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड हैव टू डू इट विद द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास के, हमारे दादा, जैसे मान लो आपके दादाजी, ठीक है, दादाजी हैं आपके, आपके दादाजी ने आपके पापा को अपनी जमीन दी, ठीक है, जमीन दी, आपके पापा आपको जमीन देंगे, आप अपने बच्चों को जमीन दोगे, ऐसा ही होगा। तो हमने क्या किया, जो पास्ट जनरेशन थी कहां गई, ये रही, पास्ट जनरेशन ने क्या किया, शेयर किया, बांटा अपना जो लैंड था विद आर, हमारे साथ, ठीक है, पास्ट जनरेशन ने हमको दिया, हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर जनरेशन है उसे देंगे। इस तरीके से ही तो करेंगे, हाँ जी। और एक और बात बता दूं कि 90% जो आप, जो 90% जो आपकी नीड्स है ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी होती है लैंड से, ठीक है। 95%, 90 + 5
95% जो आपकी नीड है, जो भी करते हो, कपड़े पहनते हो, जो कुछ भी करते हो, उसके रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है? इसी लैंड से, इसी धरती से। आया समझ में? ठीक है, ओके। क्या समझा? हमने ये समझा कि जो हमारी पास्ट जनरेशन है उसने हमें लैंड दिया, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को लैंड देंगे। जो लैंड है वो 95% हमारी जो नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा करता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी परसेंट रिक्वायरमेंट हमारी लैंड से पूरी होती है? कितनी परसेंट होती है? 95% हमारी रिक्वायरमेंट लैंड से पूरी होती है। ये बात याद रखना। ओके, चलिए फिर ये लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है? ये लैंड खराब क्यों होती है, डिग्रेड क्यों होती है? देखिए, सबसे पहला कारण हम हैं। हम क्यों भाई? क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं। काम कैसे कर दिए हमने? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन, जो हमने काम किए, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। काटो काटो काटो, किससे? पेड़ है, सिगरेट बनाओ, पियो सिगरेट, वो हमारे लिए हानिकारक है। जब भी देखो हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो अच्छी बात है, पेड़ उगाने चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ना कि डिफॉरेस्टेशन। तो क्या करोगे? एफॉरेस्टेशन। समझ में आया? तो देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है, जैसे कि मानो समझो, ये समझो, ध्यान दो, इधर देखो, जो ये मानो एक लैंड है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लैंड, दिस इज अ भूमि, ठीक है? ये एक है लैंड। यहाँ पे आप चराते हो गायों को, या कोई भी चराता है गायों को, ठीक है? उसने गायों को चराया और यहाँ पे जो घास थी वो सारी खत्म हो गई, एक भी घास नहीं बची। अब यहाँ पर इस भूमि को यूज नहीं किया जा सकता कल्टीवेशन के लिए। क्यों? फर्टिलिटी कम हो गई है। आप एक लॉन्ग टाइम के लिए यहीं पर भैंसों को चरा रहे हो, यहीं गायों को चरा रहे हो, इसकी फर्टिलिटी तो कम होनी थी। अब मुझे क्या दोष दे रहे हो? मैंने तो बस आपको बताया है आप गलत काम कर रहे हो, है ना? अब देखो भैया, मैंने बताया कि आप क्या कर रहे हो? ओवरग्रेजिंग कर रहे हो। ओवरग्रेजिंग मतलब पशु जो है उनको एक लॉन्ग टाइम के लिए एक ही एरिया पर चराना, जिससे वो जो लैंड है वो यूटिलाइज ना हो, ठीक है? यूटिलाइज किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए यूटिलाइज ना हो, तो उसे ओवरग्रेजिंग कहते हैं। माइनिंग, खनन करना, चीजें निकालते हो नीचे से। और क्वेरिंग का मतलब क्या? क्वेरिंग जो है ना, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी खनन जैसा ही होता है। मतलब जब आप नीचे से, जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने खोदा, ठीक है? खोदा और उसमें से आपने स्टोन्स निकाले, ठीक है? स्टोन्स निकाले, यूजफुल मटेरियल्स निकाले, वही क्वेरिंग होता है, ठीक है? हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लैंड डिग्रेडेशन। इसी वजह से तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। मुझे क्यों दोष दे रहे हो? समझ में आया? देखो, दोबारा देखो। ह्यूमन जो एक्टिविटीज है, हम क्या करते हैं? हम पेड़ों को काटते हैं, हम पशुओं को ज्यादा चरा देते हैं, हम जो लैंड है उसमें माइनिंग करते हैं, हम उसके स्टोन्स निकाल लेते हैं। तो लैंड खराब नहीं होगा तो हम खराब होंगे। तो लैंड डिग्रेडेशन इसी कारण तो हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? जब आप माइनिंग करते हो क्या करते हो? माइनिंग करते हो। जब आपने माइनिंग की, ठीक है, तो देखो, माइनिंग करने के बाद जो माइनिंग साइट थी, जहां पे माइनिंग करी, ठीक है, जहां पे आपने क्या करा? माइनिंग करी, उसको अबेंडन, ठीक है, अबेंडन आफ्टर एक्सकवेशन। आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, खुदाई करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया। उसमें क्या हो गए? वर्क कंप्लीट हुआ, जैसे ही आपका काम खत्म हुआ, मेरा तो काम खत्म, मैं तो चली, मैं क्यों भरूं? इस तरीके से नहीं करना भाई, लैंड खराब हो जाएगा। लैंड, आपके लैंड को कोई खराब करे तो बड़े बनते हो। तो देखो, माइनिंग जो साइट होती है, माइनिंग साइट जो होती है, आर अबेंडन आफ्टर एक्सकवेशन। वो जो होती है, जब आप माइनिंग कर लेते हो तो उसे क्या कर देते हो? छोड़ देते हो। जब आपने उसे छोड़ दिया तो क्या हुआ? वो आपने उसे छोड़ दिया, ठीक है, तो वर्क कंप्लीट होने के बाद, छोड़ने के बाद वहां पे डीप स्कार्स आ गए, मतलब बड़े बड़े गड्ढे बन गए, बड़े बड़े गड्ढे बन गए। अब बड़े बड़े गड्ढे बनने के बाद क्या हुआ? बड़े बड़े गड्ढे बनने के बाद आप वहां पे कल्टीवेशन थोड़ी ना करोगे। कल्टीवेशन कैसे करोगे? वो गड्ढा तो बंद होना चाहिए ना, होना तो चाहिए। अब ऐसा ही होता है। ऐसा कहां होता है? मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और उड़ीसा के अंदर, ठीक है? मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर भी होता है। तो इसे कैसे याद रखोगे? जा रहा था, झारखंड, ठीक है, झारखंड,
ठीक है, तो इसे याद रखना, जा रहा था छत पर, जा रहा था छत पर, मध्य में पड़ गया, ओई रामा, ओई रामा। ठीक है, जा रहा था छत पर, मध्य में पड़ गया, ओई रामा। इसे याद रखना, बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, बहुत जल्दी याद होगा। तो ये समझ में आ गए, 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरे की ओर चलो। तीसरा क्या कह रहा है भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें ओवर ग्रेजिंग होती है। क्या होती है? ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, देखिए गुजरात, राजस्थान बोलना था मैंने, ऐसे इसलिए किया था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें ओवर ग्रेजिंग, पशु को ज्यादा चराया जाता है, ऐसे उनका पेट फूल जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ज्यादा चराने की वजह से क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन। इसमें माइनिंग की वजह से कहां पर जा रहा था छत पर, मध्य में पड़ गया, उई रामा। ये क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। क्या हो रही है? माइनिंग हो रही है। हमारी एक्टिविटी डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग और क्वेरिंग, इनकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद देखो, अब चौथा पॉइंट क्या है भाई? पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका देखूं, याद करने का तरीका याद कैसे करेंगे? अगर आपको याद नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको एक तरीका दूंगी याद करने का। अब बहुत मस्त तरीका है। ठीक है, अगले चलो, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। ओके, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में क्या हो रही है? ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन क्या होता है? देखिए, ओवर इरिगेशन स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब समझो भैया, समझना है, रटना नहीं है। देखिए, ओवर इरिगेशन का मतलब क्या होता है? ओवर इरिगेशन सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि जब आपने क्या किया, ये लैंड था, ठीक है, इसमें पानी की जरूरत कितनी थी? मतलब मानो, ठीक है, इसमें क्या था? एक बार पानी देना था बस। ठीक है, एक बार पानी देना था। आपने क्या किया? 3 बार पानी दे दिया। एक बार देना था, 3 बार पानी दे दिया। अब एक बार देना था तो 3 बार आपने पानी दिया, तो इस लैंड की हालत क्या हुई? पिच पिच, गीला गीला सारा कुछ, है ना? तो इससे क्या हो गया? ओवर इरिगेशन। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा दे देना, उसे ओवर इरिगेशन कहते हैं। कहां हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। याद कैसे रखोगे? पंजाब, हरियाणा ऊपर, ऊपर मतलब वैसे ऊपर नहीं, क्योंकि देखो जब आप मैप बनाते हो इंडिया का, ठीक है, इस तरीके से कुछ बनता है मैप इंडिया का, ठीक है, फिर इधर आ जाता है, तो पंजाब और हरियाणा कुछ इस रीजन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? थोड़े से ऊपरी रीजन में मिलता है। तो इनको याद रखने का तरीका, पंजाब, हरियाणा ऊपर, ऊपर मतलब यूपी। ठीक है, पंजाब, हरियाणा ऊपर, ऊपर से याद रखोगे क्या है? ये यूपी है। क्या है? यूपी है, मतलब उत्तर प्रदेश है। आया समझ में? कुछ पल्ले पड़ा? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, ओवर इरिगेशन जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है? जो सॉइल हो जाता है वो नमकीन हो जाता है। फिर आप कहोगे सॉइल यदि नमकीन हो गया तो हम सॉइल को नमकीन समझ के क्यों ना खा लें? कहोगे ना। सॉइल नमकीन का मतलब ये हुआ कि जो सॉइल है वो सॉल्टी हो गया। अब फिर आप कहोगे कि सॉइल को नमक बना के क्यों ना यूज कर ले सब्जी में? कहोगे ना। तो सॉइल जो है, सॉइल वो क्या हो गया? मतलब उसमें सॉल्ट की मात्रा थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ना कि वो नमकीन है। आया समझ में? सब कहीं खाना मत सोचो, पढ़ लो। देखो, 5वां पॉइंट क्या है भाई? मिनरल्स प्रोसेसिंग। देखो, जब मिनरल्स की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। जब आप लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसे कहते हैं, पुट्टी, चूना पत्थर, कैल्साइट, कैल्साइट, कैल्साइट एंड यहाँ पे लाइमस्टोन नहीं, यहाँ पे आना था सोपस्टोन। सोपस्टोन, सोपस्टोन क्या है? साबुन वाला पत्थर, साबुन वाला पत्थर। सोपस्टोन का मतलब क्या है? सोपस्टोन का मतलब है कि ये एक टाइप की रॉक होती है जिसे सोपस्टोन के नाम से जाना जाता है। कैल्साइट क्या है? कैल्साइट क्या है? कैल्साइट एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है। क्या है? केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब आप क्या करते हो, घर 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 इन्हें पीस रहे हो, गुर 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 इन्हें पीस रहे हो, जब आपने इन्हें पीसा तो क्या हुआ? इनमें से क्या जो डस्ट थी ना वो एटमॉस्फेयर में चली गई। अब भाई डस्ट एटमॉस्फेयर में चली गई तो वो जाके कहीं उतरेगी तो सही, ऐसे नहीं आसमान में डोलती रहेगी। तो वो जाके जब उतरी तो वो कहां पे उतर गई? लैंड पे उतर गई। जब वो लैंड पे उतर गई तो क्या हुआ? अब जब मानो कि ये लैंड है, ठीक है, इस लैंड के ऊपर वो क्या हो गई? डस्ट उतर गई।
अब जब लैंड इस डस्ट के ऊपर उतर गई, नहीं लैंड डस्ट के ऊपर नहीं उतरी, डस्ट लैंड के ऊपर उतर गई, ठीक है। डस्ट जब इसके ऊपर उतर गई तो इसमें क्या हो गया, एक लेयर बन गई, क्या हो गया, एक लेयर बन गई। इससे क्या हुआ कि जब बारिश हुई तो वाटर गिरा तो ये जो सॉइल था, ठीक है, ये जो वाटर है इस सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। तो इसी वजह से ये क्या है, दूसरा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, कि भूमि का निम्रीकरण किस तरीके से हो रहा है। वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू सॉइल, वाटर जो है वो सॉइल में अंदर नहीं जा पाया, इसने क्या कर दिया, उसे रिटार्ड कर दिया, ठीक है, समझ में आया। आगे देखो, इंडस्ट्रियल इफेक्ट्स लाइक वाटर एंड देखो वेस्ट एंड पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती है भाई, अपना पोल्यूशन पानी में छोड़ देती हैं, उन्हें क्या ठेका ले रखा है, क्यों छोड़ती है भाई पानी, बताइयो। अब इंडस्ट्रीज ने क्या किया, पानी को पानी में छोड़ दिया, अपनी गंदगी, ठीक है, छोड़ दी और पोल्यूशन करिए ऊपर से इतना ज्यादा, तभी भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो अच्छा समझ में आया, क्या समझाया मैंने समझाया सबसे पहले ह्यूमन की एक्टिविटीज, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, इन सभी से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या समझाया, माइनिंग जब हम करते हैं तो लैंड को अबेंडन छोड़ देते हैं, एक्सकवेशन के बाद जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उससे भी लैंड का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि वहां पे डीप स्कार्स जो है वो बन जाती हैं। ये एग्जाम्पल क्या दिया था, जा रहा था छत पर, मध्य में पड़ गया, उई रामा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ये बताया। आगे क्या बताया, सोचो सोचो सोचो, आगे क्या था, आगे था कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग होती है, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा चराया जाता है पशुओं को। इसे याद करना तो कमेंट में लिखना, मैं फिर बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट क्या है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी, मतलब पंजाब हरियाणा ऊपर, ठीक है, यूपी मतलब ऊपर, इसे याद रखा हमने इस तरीके से। तो इनमें ओवर इरिगेशन होती है, उसके बाद ओवर इरिगेशन के कारण जो सॉइल होता है वो सॉल्टी हो जाता है, ठीक है, नमक उसमें ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हमने क्या याद रखा, उसके बाद हमने ये याद रखा कि जब मिनरल्स की प्रोसेसिंग होती है, उनकी जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, लाइमस्टोन की, कैल्साइट की और सोपस्टोन की, एक पत्थर है सोपस्टोन, कैल्साइट एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड पता है ना क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। आप चाहते हो यदि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब साइंस भी पढ़ाऊं, ठीक है, तो आप मुझे बता देना, तो मैं साइंस भी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मैंने सारे पढ़े हुए हैं, एक नंबर के पढ़े हुए हैं, बहुत मजा आता है पढ़ाने में। चलिए आगे चलते हैं, ये समझा लिया, ओके। नेक्स्ट, इससे क्या होता है, जो वाटर है, वाटर सॉइल के अंदर नहीं आ पाता है। उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो अपना वेस्ट पानी में डाल देती है, इससे भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। प्लास्टिक लैंड पे पड़ा है, वो डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब ये जो हमने प्रॉब्लम समझी, इसके सॉल्यूशन भी तो कुछ होंगे ना, इसके सॉल्यूशन क्या है, अब ये देखो, इसको सॉल्यूशन करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटता है तो पेड़ को उगाओ भी तो पेड़ को क्या करेंगे, पेड़ को हम यहाँ पे उगा देंगे, पेड़ लगा दो, क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है, पेड़ लगा दो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड ऑफ प्लांट, ये क्या होता है, देखिए इसका मतलब है कि जो एक लैंड है, क्या है, लैंड है, ठीक है। देखो ये है एक लैंड, यहाँ पे है सॉइल, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अब मान लो ये जो सॉइल है, ठीक है, इस लैंड को डिग्रेड होने के लिए, ठीक है, ये सॉइल है, इसमें अपनी फसल उगा दी, ठीक है, फिर भी मिट्टी उड़ के जा रही है, तो आप क्या करो, इसके चारों ओर अपने क्या कर दो, ट्री उगा दो, ठीक है, चारों ओर ट्री उगा दो, ठीक है। जब चारों ओर ट्री उगा दोगे तो लैंड, ये जो सॉइल है वो कहाँ उड़ के जा सकती है, कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ पे चारों ओर जब हमने ट्री लगा दिए तो हमारा लैंड डिग्रेडेशन था वो बच गया। अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। चलो आगे देखो, ओवर ग्रेजिंग, पशु को ज्यादा आप फीड कर रहे हो तो वो कम करो। अब कैसे करोगे, देखो आपने एक लैंड लिया, क्या लिया, लैंड लिया, क्या लिया, लैंड। अब देखो आपने जब एक लैंड लिया तो आप क्या करो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। What you have to do? You have to separate it into 2 parts. 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बहुत अच्छी बात। अब क्या करो कि यहाँ पे आप गायों को चरा लो, इस एरिया को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दो, मतलब यहाँ पे भी उग रहा है, पहले इस एरिया को चराएंगे, फिर जब ये एरिया खत्म हो जाए ना तो इस एरिया पर चले जाओ, इस एरिया पर चले जाओ। अब जब इस एरिया पर चले गए तो इस एरिया को बंद कर दो, इस एरिया पर दोबारा उग जाएंगी, जब इस एरिया खत्म हो जाए दोबारा इस एरिया पर आ जाओ। कितनी अच्छी बात है ना।
अब इस तरीके से आप ओवर ग्रेजिंग से बच सकते हो, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ओवर ग्रेजिंग जो है जब आप करोगे तो इस तरीके से आप इस मेथड को अपनाओगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। ओके, जो ओवर ग्रेजिंग है ना, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको प्रॉपर मैनर्स में करना है, ठीक है। प्रॉपर मैनर्स में पशुओं को चराना है। स्टेबिलिटी ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। अब क्या करो, जैसे कि क्या होता है, जैसे देखो, जैसे कि जो डेजर्ट होते ना, वो नाजा नाजा सॉन्ग सुना है, नाजा नाजा नाजा, इस तरीके से करता है, नाजा नाजा नाजा, ठीक है। तो वो जो नाजा नाजा सॉन्ग है उसमें क्या है, इस तरीके से क्या है, सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, वो उनके खड़े होकर नाच रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या करना है, इस तरीके से वो सैंड ड्यून्स बने हुए हैं। जब यदि देखो यहाँ से हवा चली, इधर आ गया, इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप क्या करो, कांटेदार बुशेस उगा दो, कैक्टस उगा दो, ठीक है। अलग अलग तरीके के होते हैं ना, मैंने तो 2 तरीके देखे बस, वो उगा दो, बच जाएगा। लैंड जो है, यहाँ पे जो सॉइल है वो उड़ के नहीं जा पाएगी, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती है ना बहुत ज्यादा लंबी होती है और उनमें इतनी पानी की जरूरत रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, और मान लो कोई यहाँ पे आया तो उसे खाने के लिए फल भी मिल जाए, कैक्टस में फल भी उगते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चलो, ये हो गया, ओके ठीक है भाई। 5वां देखो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर वेस्ट लैंड, ठीक है। वेस्ट लैंड मतलब जो लैंड वेस्ट हो चुका है, ठीक है, जो खराब बंजर भूमि है, उसमें आपको क्या करना है, जो खराब बंजर भूमि है उसको यूटिलाइज करो। कैसे करो, सबसे पहले तो उसमें पानी दे दो, पानी देने के बाद उसको क्या कर लो, जोत लो, ठीक है। उसमें पानी दे दिया, उसे जोत लो, प्लफिंग कर लो उसकी, और उसे यूज करो, कल्टीवेटेबल लैंड बन जाएगा वो, ठीक है। उसमें भैंस का गोबर, ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐड करोगे तो वो कल्टीवेटेबल लैंड बन जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा वही बता देना, ठीक है, नहीं आ रहा वही बता देना, दोबारा हम रिपीट करें, 100 बार रिपीट करें। चलो आगे देखो, कंट्रोल माइनिंग प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। आप जो माइनिंग है अगर कर रहे हो तो सही तरीके से करो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो सही तरीके से पढ़ाओ भाई, अगर नहीं पढ़ाना फॉर्मेलिटी क्यों करनी किसी चीज की, ठीक है। तो माइनिंग यदि कर रहे हो तो ढंग से करो, ठीक है, ढंग से करो। इसी तरीके से जब इंडस्ट्री में वेस्ट उत्पन्न हो रहा है तो उसे डिस्चार्ज भी करो ठीक जगह, ठीक है। तो ये है, अब ये समझ में आ गया पूरा कंप्लीट। इसको देख लो दोबारा, कंजर्वेशन क्या था, सबसे पहले एफोरेस्टेशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, शेल्टर बेड लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट्स में अराइड एरियाज जो है उसमें हम थोड़ी बुशेस उगा देंगे ताकि सॉइल इरोजन ना हो, लैंड डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉपर हम लैंड जो वेस्ट लैंड है उसे यूज करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली उसे यूज करेंगे, मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे उसका। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि जो आप जो माइनिंग कर रहे हो उसे कंट्रोल करो, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट उत्पन्न हो रहा है उसे सही जगह डिस्चार्ज करो, ये बात है, ठीक है। चलो बोर तो नहीं हो गए, ज्यादा हो गया क्या? अरे मैंने ये आपको बात बताई थी, याद तो है ना बीवी, कितना परसेंट, 95, कितना, 95, ध्यान दो भैया, ठीक है। ओके चलो, अब जो हमारा सॉइल वाला पार्ट है ना, अब वो पढ़ेंगे, बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब अगला जो है वो उसकी तरफ लेके चलती हूँ, फिर आपको एक शायरी सुनाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं सॉइल वाले टॉपिक पर, कि सॉइल वाला टॉपिक क्या है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको शायरी सुनाऊंगी, पर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे शायरी याद नहीं हो पाई है क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी और मैं कुछ भी चीज रट नहीं पाती हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक गाना सुना सकती हूँ, क्योंकि मैं गाना याद कर, मेरे गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे कि मैं जो आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेट भी करता है, तो चलिए सुनते हैं। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं बुन आऊंगी, हम आना इस दुनिया की हो नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी, हाँ एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशां, सो ख्वाहिशां। धन्यवाद। मेरा गाना खत्म होता है,
अगर आपको ये गाना सुन के अच्छा लगा हो तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी, क्योंकि मुझे अपने गाने अच्छे नहीं लगते, फिर भी मैं गा देती हूँ, पर नहीं पता क्यों। चलिए अब अपने टॉपिक पे जाते हैं। इससे पहले यदि आप इसको बोल सको तो मुझे बता के दिखाओ ये क्या है। अ टूटर हु टूटेड अ फ्लूट ट्राइड टू टूटर टू टूट said the two of their tutor, it is harder to toot or to tutor to toot. What is this? This वो कहता है ना, 3 इडियट फिल्म देखी आपने, उसमें वो जो चतुर है वो कहता है हिम्मत है क्या तुम में, हिम्मत है तो इसे करके दिखाओ। ठीक है, चलिए सॉइल एज अ रिसोर्स। अब चलते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स पर। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि सबसे पहले जो लेयर होती है हमारे सॉइल पर, इधर 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 देखो, इधर जो सॉइल की लेयर होती है, देखिए सॉइल की जो लेयर होती है वो सबसे पहली होती है टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट आ जाता है कि जो सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट, जो मतलब थोड़े से पत्थरों से बनी हुई होती है, मतलब जो इतने ज्यादा बड़े पत्थर नहीं होते, छोटे पत्थर से बनी हुई होती है वो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पैरेंट रॉक मटेरियल, मतलब पैरेंट रॉक आती है इसमें। ठीक है, जो थोड़ी हार्ड होती है। उसके बाद पैरेंट बेड रॉक, जो सबसे ज्यादा हार्ड रॉक होती है वो पैरेंट बेड रॉक होती है। तो पैरेंट बेड रॉक, फिर पैरेंट रॉक, उसके बाद कौन सी, सॉफ्ट रॉक, जैसे कि ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, जैसे कि सिल्ट, क्ले, ये जो आती है ये। उसके बाद टॉप लेयर जो हमारी है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो मैंने लिख रखे हैं सुंदर सुंदर फ्लावर से बनाकर, वो है सॉइल एज अ रिसोर्स के इंपॉर्टेंस। देखिए सबसे पहले तो देखो जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि निपटाना है, पर अच्छे से करेंगे। देखिए सॉइल एज अ रिसोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है? हाँ, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसी तरीके से पानी भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ जी, तो सॉइल एक क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जो दोबारा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड से दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा बन जाते हैं, तो वो सॉइल है। ठीक है, उसके बाद ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या है, कि रिन्यूएबल रिसोर्स है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। यहाँ पे सॉइल पर ही क्या होते हैं, प्लांट जो है वो क्या उगते हैं, प्लांट ग्रोथ करते हैं, एंड इट इज डिफरेंट, और ये हमें भी जिंदगी देता है। सॉइल पे, सॉइल जो है, ठीक है, उसमें प्लांट उगेंगे। ठीक है, प्लांट उग रहे हैं, प्लांट के साथ साथ उनमें फ्रूट भी तो हो गई है ना, तो वो हमें लाइफ दे रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करता है। कौन, सॉइल। घास उगती है, गधा घास खाता है। समझ में आया, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये था सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, थर्ड क्या है, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। यदि सॉइल बनाना है कुछ सेंटीमीटर डेप्थ में ही, ठीक है, तो उसमें सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए कि सॉइल क्या है, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हाँ जी, उसके बाद जो सॉइल है वो मीडियम है प्लांट की ग्रोथ के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। उसके बाद ये कहा गया है कि जो सॉइल है ये जो है इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, कुछ सेंटीमीटर डेप्थ पर ही। हाँ, अब देखो आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले देखो पैरेंट रॉक, बेड रॉक जिसे कहते हैं, पैरेंट बेड रॉक। ठीक है, पैरेंट बेड रॉक, इसे पैरेंट रॉक भी कहा जाता है। ठीक है, पैरेंट रॉक, पिता वाली रॉक नहीं, पैरेंट रॉक और बेड रॉक, मतलब जो रॉक बहुत ज्यादा कठोर होती है वो रॉक क्लाइमेट, वेजिटेशन, वेरियस फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ठीक है, डीकंपोजिशन हो गया, ये सारे फैक्टर्स सॉइल की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। और जो सॉइल है उसमें जो केमिकल चेंजेस होंगे वो भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आया। देखिए सबसे पहला क्या क्या फॉर्मेशन, मतलब सॉइल की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले पैरेंट रॉक जिसे बेड रॉक भी कहते हैं, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या है, वेरियस नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ठीक है, डीकंपोजिशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया है, उसके बाद ये कहा गया है कि सॉइल में जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, जो भी केमिकल चेंजिंग, अटरम सटरम पटरम जो भी हो रहा है वो भी क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आए समझ में, क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है।
उतना ही महत्वपूर्ण है ना? समझ में आया? ओके, ये हो गई 3 क्लियर, याद होने चाहिए। मैं पूछूंगी, बता दूं, क्विज करूंगी, पहले ही बता देती हूँ। आगे देख लो, आगे क्या है, आगे फोर्थ पॉइंट जो आ जाता है वो ये आता है कि जो सॉइल होता है उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, ह्यूमस दोनों होते हैं। ऑर्गेनिक ह्यूमस क्या होता है? जो कि प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनता है, दैट इज ऑर्गेनिक ह्यूमस। और इनऑर्गेनिक ह्यूमस कौन सा होता है? जो इससे अपोजिट होता है, मतलब जो इनसे नहीं बनता है। प्लांट और एनिमल जो है इनके ह्यूमस मतलब इनके डिकेइंग मैटर से नहीं बनता है। आया समझ में? देख लो सारा, देखो एक बार क्लिक कर लो फोटो यदि आपको देखना है। मैं बता देती हूँ, सॉइल सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स है एक, ठीक है, इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्लांट ग्रोथ और वेरियस टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? इसकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन कौन से? पैरेंट रॉक, बैड रॉक, पैरेंट रॉक को बैड रॉक कहते हैं, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन होगी, उसके बाद नेचुरल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो गया, उसके बाद जो रेन है वो हो गई, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं सॉइल के अंदर वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ह्यूमस। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि सॉइल की फॉर्मेशन के लिए उसमें जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका टेक्सचर है, उसकी एज है, ये सारी भी इंपॉर्टेंट होती है। अब जो हम आगे चल के करेंगे वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो कि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से देखिएगा, जो कि क्या है? गहरी बात है। आया समझ में? मैंने क्या कहा था? गहरी बात को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम आ गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर। अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अब इनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रिसोर्सेज हैं, सॉरी सॉइल है, उनकी क्लासिफिकेशन है 6 तरीके की। सबसे पहले एलुवियल, सेकेंड ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ लेटराइट सॉइल, और फिफ्थ कौन सा है? अराइड सॉइल, और सिक्स्थ कौन सा है? फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वाइडली स्प्रेड, मतलब सब जगह सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल स्प्रेड है, ठीक है, समझ में आया? सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड कौन है? एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल कहां मिलता है? आप बुक में देखोगे तो उसके साइड में एक मैप बना होगा जिसमें लाइट ग्रीन कलर का एलुवियल सॉइल होगा, ठीक है, जिसे दर्शाया गया है, ठीक है। तो नॉर्थर्न प्लेन्स में, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि नॉर्थर्न प्लेन्स में जो एलुवियल सॉइल होता है वो सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन्स में। और ये जो है ये 3 मेन हिमालयन रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। कौन? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को 3 मेन हिमालयन रिवर्स है जो डिपॉजिट करती है। कौन कौन सी है? इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन सी? इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसे आप कैसे रख सकते हैं? इसे आप GBI के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है, GBI, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। 3 हिमालयन रिवर्स जो है वो इसी तरीके से इसमें क्या करती है? डिपॉजिट करती है, ठीक है। 3 मेन हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आए समझ में? ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। गुजरात और राजस्थान जो है, ठीक है, ये उसमें भी एक नैरो कॉरिडोर बनाता है, मतलब वहां पर भी थोड़ा बहुत एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है? गुजरात में एंड राजस्थान में। गुजरात में और राजस्थान में साथ साथ है ना, तो उनमें देखने को मिलता है क्या? एक नैरो कॉरिडोर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये जो है वो डेल्टा रीजन, जो नदियों के डेल्टा रीजन है, जो कि नॉर्थ पार्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पार्ट में है, उनमें मिलता है। नॉर्थ जो वेस्ट पार्ट में है वहां पे देखने को मिलता है, जैसे कि गोदावरी हो गया, गोदावरी नदी है, कृष्णा जो गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये जो डेल्टा रीजन है ना, यहाँ पे भी एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या है? ये वाइडली स्प्रेड सॉइल है। ये क्या है? ये जो है ये बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड सॉइल है। ये वाइडली स्प्रेड, सभी जगह यही फैला हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि ये जो सॉइल है इसमें आपको सैंड, सिल्ट, क्ले, मतलब इस सॉइल के अंदर आपको मिट्टी के छोटे कण भी मिलेंगे, बड़े कण भी मिलेंगे और बहुत बड़े कण भी मिलेंगे, ठीक है। सैंड, सिल्ट और क्ले, ये जो है ये क्या है? अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, किसके? सॉइल के हैं। समझ में आया इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पेडिमेंट प्लेन, दुरास, चोस, तराई। देखो इससे पहले कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो मैं बता देती हूँ। उन बातों में ये कहा गया है कि जो एरिया, जैसे कि मान लो ये जो है वो मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है,
पहाड़ के ऊपर से ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर से नदी जो है बन रही है, ठीक है, ये पिघलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोर्स ग्रेन, ठीक है, जब ये बहेगा तो फाइन पार्टिकल्स मिनरल्स नीचे बह गए, सिल्ट क्ले नीचे बह गई, ठीक है, तो वो तो यहाँ पे आ गई। पर जो कोर्स ग्रेन है, कोर्स जो मोटा वो है, ठीक है, मतलब जो मोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, जो कोर्स सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर ही रह गए। तो यहाँ पर जब आप अपर एरियाज में जाते हैं वैली के, जब आप ऊपर एरियाज में जाते हैं तो वहां पे पार्टिकल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी जब यहाँ पे आप रिवर वैलीज के पास होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये इतना समझ में आ गया। उसके बाद बताया गया है कि पेडिमेंट प्लेन्स क्या है। पेडिमेंट प्लेन्स क्या होता है, देखिए पेडिमेंट प्लेन्स होता है जैसे कि कोई माउंटेन है, ठीक है, कोई माउंटेन है, ये हो गया भाई कोई माउंटेन, ठीक है, इस तरीके से ये होगा माउंटेन। अब माउंटेन का जो ये एरिया है, ठीक है, जो फुट हिल होता है उसे हम पेडिमेंट प्लेन कहते हैं। जो माउंटेन की फुट हिल है उसे हम पेडिमेंट प्लेन कहते हैं। तो एलुवियल सॉइल पेडिमेंट प्लेन में मिलता है। दुरास, जोस, तराई ये जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं कि भाई ये पेडिमेंट प्लेन्स है, इनमें ये मिल रहा है। समझ में आ गया? इन पेडिमेंट प्लेन्स में ये मिलता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो सॉइल है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत अच्छा सॉइल है, ठीक है। उसके बाद इसमें पोटाश की मात्रा, जो पोटेशियम होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, इनकी मात्रा इस सॉइल में ज्यादा होती है। पोटेशियम, फॉस्फोरिक एसिड, इनकी मात्रा इस सॉइल में क्या है, ज्यादा है। उसके बाद ये बताया गया है कि इस सॉइल के अंदर सुटेबल क्रॉप्स जो उगती हैं वो है शुगर केन हो गया, वो है व्हीट हो गया, शुगर केन उगती है, व्हीट उगती है, पैडी जो क्रॉप है वो उगती है, ठीक है, और पल्सेस और सीरियल क्रॉप जैसे कि ओट हो गया, ओट्स जिन्हें कहते हैं ना, और राई हो गया, ये जो है जो सीरियल क्रॉप्स है ये भी यहाँ पे उगती है। कौन कौन सी? शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया, और सीरियल क्रॉप्स ओट्स एंड राई, ठीक है, और पैडी भी इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इतना हो गया। अब इसके बीच में क्या दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि ये क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा डेंस है, इसके बारे में बताया गया है। और ये फर्टाइल है तो यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, अलग अलग तरीके की होती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है, 3 हिमालयन रिवर डिपॉजिट करती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गुजरात, राजस्थान में मिलता है, डेल्टन रीजन्स में भी मिलता है, ये रीजन्स है। उसके बाद सैंड, सिल्ट, क्ले, अलग अलग टाइप के वेरियस प्रोपोर्शंस होते हैं, मतलब कण जो है वो अलग अलग होते हैं इसके। पेडिमेंट प्लेन्स मतलब जो माउंटेन्स की जो फुट हिल है उनमें भी मिलता है, दराज, जोस, तराई, इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्टिलिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा है। क्या है? फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है किसकी? जो एलुवियल सॉइल है इसकी, ठीक है। उसके बाद बताया गया है पोटाश एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये मतलब इसमें कंटेंट इसका ज्यादा है। शुगर केन, व्हीट, पैडी आप यहाँ पे उगा सकते हैं। अब आगे देखो, ये खादर और भांगर ये क्या है? एलुवियल सॉइल जो है उनके एजेस के बेसिस पर है। जो खादर है ये देखो गलत लिख दिया शायद यहाँ पे, जो खादर है ये एक न्यू एलुवियल सॉइल है। भांगर क्या है? ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ठीक है। खादर न्यू एलुवियल सॉइल, भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर के अंदर कंकर जो है उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये नया है, और भांगर के अंदर कंकर की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद खादर जो होता है वो ज्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। खादर ज्यादा फर्टाइल होता है, भांगर कम फर्टाइल होता है। भांगर जो है वो कम फर्टाइल होता है, खादर ज्यादा फर्टाइल होता है। जो खादर होता है इसका कलर लाइट होता है, भांगर का कलर डार्क होता है। जो खादर है इसमें फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं? फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इसमें फाइन पार्टिकल्स कम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो टॉपिक खत्म होता है। एलुवियल सॉइल खत्म। अब हम आ जाते हैं ब्लैक सॉइल पर। देखिए ब्लैक सॉइल को हम रेगर भी कहते हैं, रेगर मिट्टी, ठीक है। क्या कहते हैं? रेगर मिट्टी। क्या कहते हैं? रेगर मिट्टी, ठीक है। और इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अब कॉटन सॉइल क्यों कहा? कॉटन सॉइल इसलिए कहा क्योंकि इसमें कॉटन उगाई जाती है, बहुत अच्छी उगती है, तो इसे कॉटन सॉइल कह दिया। दिक्कत क्या है? आगे देखो, आगे कहता है कि पेरेंट रॉक क्लाइमेट कंडीशन, पेरेंट रॉक और क्लाइमेट कंडीशन ये जो है ये क्या है? ये इसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कौन कौन सी रॉक? पेरेंट रॉक और क्या? क्लाइमेट कंडीशन। की क्लाइमेट कैसा है भाई और पेरेंट रॉक कैसी है, तो इसके लिए क्या है? इसके फॉर्मेशन के लिए ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझ में आया? इसलिए ये रेड कलर से लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये फाउंड कहाँ पे होता है, मतलब ये ब्लैक सॉइल मिलता कहाँ है।
जो ब्लैक सॉइल है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलता है। कहां मिलता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न, इस रीजन में मिलता है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। फिर कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न, कहां का? नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यूज जैसे कि मालवा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और गुजरात हो गया। तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, मालवा भी है। उसके बाद यदि वैलीज की बात की जाए तो गोदावरी और कृष्णा वैलीज के पास ही मिलता है। कौन सी वैली? गोदावरी वैली और कृष्णा वैली के पास मिलता है। उसके बाद ये किससे बना होता है? ब्लैक सॉइल किससे बना होता है? जो ब्लैक सॉइल है ये फाइन क्लेई मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है? फाइन क्लेई मटेरियल से बना होता है। हाँ जी, देखिए बना हुआ है फाइन क्लेई मटेरियल से बना हुआ है। अब हम क्या करें? नेक्स्ट आता है नोन एज फॉर। इसे किसके लिए जाना जाता है? ये इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत तगड़ी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। किसकी? ब्लैक सॉइल की, ठीक है, किसकी? ब्लैक सॉइल की। इसे कॉटन सॉइल कहते हैं, इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ये जो है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड लाइमस्टोन, इसमें ये बहुत ज्यादा रिच है, बट इसमें फास्फोरस की अमाउंट बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन और क्या बताया गया है? पोटाशियम, ये इनमें रिच है, बट इसमें फास्फोरस जो है ना उसकी मात्रा कम होती है। उसके बाद बताया गया है कि फर्स्ट रेन शावर, जब पहला रेन शावर, पहली बारिश होती है, तो उसके बाद इसमें प्लफिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। प्लफिंग करना, देखो एक बार बताया गया है कि हॉट वेदर के दौरान क्या होता है, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जब इसमें क्रैक्स डेवलप हो गए, उसके बाद बताया गया है कि जब फर्स्ट रेन शावर होता है तो उसके बाद ये जो है ना, इसमें काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टिकी सा हो जाता है, इसीलिए उसे पहले प्लफ करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। तो हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया, हमने एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। अब हम चलते हैं रेड येलो सॉइल किसे कहते हैं और लैटराइट सॉइल किसे कहते हैं। चलिए अब रेड येलो सॉइल और लैटराइट सॉइल के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो रेड येलो सॉइल में सबसे पहले ये जानो ये होता क्या है। रेड सॉइल होता है जब इग्निशियस रॉक को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेते हैं तो उसे रेड सॉइल के नाम से जाना जाता है। वो लाल मिट्टी उत्पन्न होती है, ठीक है। अब रॉक तीन प्रकार की होती है, एक होता है इग्निशियस रॉक, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक, एक होती है सेडिमेंट्री रॉक। तो जब इग्निशियस रॉक को जब हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो रेड सॉइल बनता है, ठीक है। कौन सा सॉइल बनता है? ये सॉइल बनता है। ये कौन सा सॉइल है? ये रेड सॉइल है। तो रेड सॉइल बनता है जब ये प्रोसेस हम करते हैं। उसके बाद ये जो रेड सॉइल होता है आर ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है, मतलब ये जो है वो लो रेनफॉल रीजन्स जहां होते हैं ना, जहां कम बारिश होती है वहां पे ये मिलते हैं, जैसे कि ईस्ट सदर्न डेक्कन रीजन्स, डेक्कन प्लेट्यू जो रीजन्स है, ठीक है, ईस्ट और सदर्न, ठीक है, मतलब ईस्ट, देखो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो जो ईस्ट सदर्न मतलब ये जो डेक्कन प्लेट्यूज यहाँ पे आते हैं ना, इस रीजन में आते हैं, वहीं पे ये सॉइल मिलता है। कौन सा? रेड एंड येलो सॉइल उस एरिया में मिलता है। उसके बाद ये जो सॉइल है इसके बारे में तो समझ में आ गया कि इग्निशियस रॉक को जब हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेते हैं तब ये बनता है। उसके बाद क्या पढ़ा कि एरिया ऑफ लो रेनफॉल में ये सॉइल जो है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये कहां कहां कौन से स्टेट्स में मिलता है? देखिए ये ओडिशा में मिलता है, ये छत्तीसगढ़ में मिलता है, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, और जो सदर्न मिडल गंगा प्लेन्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सदर्न मिडल गंगा प्लेन्स में ये मिलता है। कहां पर मिलता है? सदर्न मिडल गंगा प्लेन्स में ही मिलता है। एंड अलॉन्ग विद द पेडिमेंट जोन, पेडिमेंट जोन मैंने क्या बताया था? पेडिमेंट जोन मैंने ये बताया था कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माउंटेन्स, माउंटेन्स का जो फुट हिल है, मतलब इनका जो ये पैर है ना, इनके पैर के पास जो मिलेंगे ना वो होता है पेडिमेंट जोन। वो जो एरिया होता है यहाँ का वो होता है पेडिमेंट जोन। तो पेडिमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट्स है उसके पेडिमेंट जोन में, वेस्टर्न घाट्स के पैरों में ये जो सॉइल होता है रेड येलो सॉइल ये मिलता है। अब देखिए रेडिश क्यों कलर है इसका, लाल ही क्यों रंग है? लाल रंग इसलिए है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन फ्रॉम क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब इसमें से आयरन जो है ना, आयरन वो भाग गया, आयरन डिफ्यूज हो गया, आयरन निकल गया,
ठीक है, किससे? क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। तो यहाँ पे रेडिश कलर इसीलिए है क्योंकि ये जो एफ ही है, ये एफ ही भाग गया है। आया समझ? ओके, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए ये येलो कब होता है? ये रेड तो समझ में आ गया, पर ये येलो समझ में नहीं आया। तो देखिए जो येलो है, ये येलो तब होता है जब ये अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब वाटर के साथ होता है। हाइड्रेटेड मतलब वाटर के साथ होता है, तो तब ये येलो सॉइल होता है। समझ में आया? अब देखिए दोबारा देख लेते हैं कि रेड सॉइल कैसे कहते हैं। रेड सॉइल तब बनता है जब ये इग्निशियस रॉक क्रिस्टलाइन हो जाती है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक क्रिस्टलाइन हो जाती है और इनमें से आयरन भाग जाता है, तब ये लाल कलर का बन जाता है। तो इसीलिए इसे रेड सॉइल कहा जाता है। येलो सॉइल कब कहते हैं? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? उड़ीसा में भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, जो गंगा के साउथर्न गंगा मिडिल प्लेन्स में भी मिलता है और वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है, उनके पेडिमेंट जोन में, है ना। अब देखो, अब ये देखो कि ये कौन से रीजन में मिलेगा जहां पे कम बारिश होगी। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा सॉइल है? लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होता है? देखिए लेटराइट जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है लेटर, और इसका अगर हम अपनी भाषा में देखें तो इसका मतलब होता है ईट, मतलब ऐसा सॉइल जिससे ईट बनाई जाती है, तो वो होता है लेटराइट सॉइल। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ये जो सॉइल है ये इसे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होते हैं। ये मतलब इसे गर्मी, ठीक है, वार्म टेम्परेचर, ड्राई वेट सीजन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ड्राई भी चाहिए होते हैं, वेट भी चाहिए होते हैं, गर्मी भी चाहिए होती है, बहुत हॉट वेदर, हॉट इसे वेव चाहिए होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिक का मतलब हुआ वार्म, सब ट्रॉपिक का मतलब बहुत हॉट। ठीक है, क्लाइमेट इसे चाहिए होता है, वेट और ड्राई क्लाइमेट भी जरूरी होता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ये देखिए, पीएच, इस सॉइल की पीएच 6 से कम होती है। क्या होती है? 6 से कम। 1 2 3 4 5 6 से कम होती है इसकी पीएच। आए समझ में? उसके बाद ये जो है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। देखो अब क्या होता है, ये जो सॉइल होता है लेटराइट सॉइल, ये किसका रिजल्ट होता है? इंटेंस लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब होता है कि जब क्या हो, जब जो सॉइल है उसके न्यूट्रिशंस हैवी रेन के कारण भाग के निकल जाए तो उसे हम लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। किसे कहते हैं? जब सॉइल के न्यूट्रिशंस भागकर बह जाएं, निकल जाएं, क्यों? हैवी रेन के कारण, तो उसे हम लेटराइट सॉइल कहते हैं। आया समझ में? लेटराइट सॉइल क्या होता है? हाँ जी, ब्रिक होता है। ओके, ये हो गया। अब देखो आगे, आगे क्या है कि फाउंड कहाँ मिलता है, मतलब ये मिलता कहाँ पर है? ये मिलेगा हमें महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ईटे वहां पे ज्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि वहां पे घर, इमारतें बहुत है। अंबानी का घर देख लो। ठीक है, ओडिशा देखो, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, कंट्री के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में ये सॉइल मिलता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ह्यूमस मतलब इसमें डेड डिकेइंग मैटर ज्यादा होता है। हाँ जी। उसके बाद बताया गया है कि स्पार्स वेजिटेशन, पर तभी भी यहाँ पे वेजिटेशन कब, इस सॉइल में जो वेजिटेशन है, मतलब जो सब्जी उगाते हैं, तो वो कम उगती है। एंड इन सेमी एराइड एनवायरनमेंट, पर जब एनवायरनमेंट ज्यादा सूखा होता है तो इसमें ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। इसमें ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है। आया समझ में? दोबारा देखो कि ये मिलता है महाराष्ट्र में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री में। उसके बाद इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, बट इसमें वेजिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। एंड जब ये सेमी अराइड एनवायरनमेंट में रहता है तो इसकी ह्यूमस की मात्रा भी कम हो जाती है। ह्यूमस की मात्रा भी कम हो जाती है। सेमी अराइड मतलब बहुत ज्यादा ड्राई एरियाज में रहना। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसमें लेटराइट सॉइल जो है ना, लेटराइट सॉइल, अगर हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर हम कॉफी उगा सकते हैं लेटराइट सॉइल में। कॉफी, जैसे आप रात को पीकर जागते हो, तो वही कॉफी यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद बताया गया है कि तमिलनाडु के अंदर
रेड और लेटराइट सॉइल मिलता है। कौन सा सॉइल? रेड लेटराइट सॉइल। कौन सा? रेड लेटराइट सॉइल, ठीक है। और रेड लेटराइट सॉइल मिलता है आंध्र प्रदेश में भी और केरला में भी, ठीक है। कहां पर? ध्यान रखो, ध्यान रखो, देखो तमिलनाडु में मिलेगा और कहां मिलेगा? आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा और कहां मिलेगा? केरला में भी मिलेगा। वहां क्या मिलेगा? क्या ये कैसा है? लाल, तो क्या मिलेगा? रेड लेटराइट सॉइल मिलेगा, ठीक है। कैश्यू नट्स, कैश्यू क्या होते हैं? कैश्यू, कैश्यू आमंड्स तो अलग होते हैं, कैश्यू क्या होते हैं? कैश्यू होते हैं काजू। काजू जो है वो यहां पर उगते हैं, समझ में आया। अब ये लेटराइट सॉइल, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है लेटर, इसका मतलब हिंदी भाषा में ब्रिक होता है। ये इसे गरम गरम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसकी पीएच 6 से कम होती है। ये जो है इंटेंस लीचिंग का रिजल्ट होता है। मतलब जब हमने क्या किया, जब इतनी ज्यादा भयंकर बारिश हुई कि क्या हुआ, जो सॉइल के न्यूट्रिशंस थे वो उठकर भाग गए, हमें नहीं रहना, तो वहां पर यहाँ पे लेटराइट सॉइल डेवलप हो जाता है। उसके बाद ये कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल भी तो मिलता है, हाँ, उड़ीसा में मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है। ह्यूमस इसका कम होता है और वेजिटेशन इसकी कम होती है, और सेमी एराइड एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमस भी इसका कम हो जाता है। कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में ये कैश्यू नहीं, कॉफी बनाने के लिए यूज होता है। रेड लेटराइट सॉइल जो कि केरला के अंदर मिलता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर, तो वहां पर ये जो है कैश्यू नट्स बनाने के लिए यूज होता है। अब आगे चलते हैं इन दोनों सॉइल पर कि एराइड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल क्या है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं कि एराइड सॉइल किसे कहते हैं और फॉरेस्ट सॉइल किसे कहते हैं। सबसे पहले ये आ जाता है कि एराइड सॉइल क्या है। एराइड सॉइल जो होता है वो रेड से ब्राउन कलर का होता है, लाल और लाल से ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ओके, ये इसका कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इसका जो टेक्सचर है ये किस तरीके का होता है? ये सैंडी होता है, सैंडी सैंडी होता है इसका टेक्सचर, ठीक है। ऐसे अगर आप पकड़ोगे तो नीचे ऐसे ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। तो इसका टेक्सचर कैसा हो गया? सैंडी टेक्सचर होता है। वो फिल्म वाला सैंडी सैंडी नहीं, ये सैंडी टेक्सचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सैंडी टेक्सचर की बात हो रही है। उसके बाद आ जाता है नेचर। इसका नेचर कैसा है? हमारा नेचर तो बड़ा मस्त है। इसका नेचर है स्लाइम, नमकीन, नमकीन खाने वाली नमकीन नहीं, मतलब खट्टा इसका नेचर है, ठीक है। स्लाइम नेचर है इसका, ओके। उसके बाद बताया गया है इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। मतलब अराइड एरिया, जैसे अराइड एरिया बहुत सारे रीजन्स में होते हैं, तो उसी तरीके से कुछ रीजन्स के अंदर ये जो है इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है, हाँ, इज वेरी हाई। दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग H2O। मतलब यदि आप पानी को गैस पे रख देते हो, उसे गैस पे रख दिया और उसके नीचे आग लगा दी, और उसको जब तक वो पानी खत्म नहीं हो गया, जब तक उसे रखो, और उसके बाद आप देखोगे व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ बनेगा, वो क्या है? वो सॉल्ट है। वो क्या है? वो सॉल्ट है। तो ये जो होता है ऐसे, मतलब कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण आप सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हो पानी से, क्या करके? पानी को इवेपोरेट करके, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक, आगे चलो। इसमें ये जो क्लाइमेट कंडीशन है यहाँ की बहुत ज्यादा है। तापमान, राजस्थान में तापमान कैसा? बहुत ज्यादा। अराइड सॉइल कहाँ मिलता है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। हाँ, तो क्लाइमेट कैसा? ज्यादा। टेम्परेचर कैसा? ज्यादा। तो ह्यूमिडिटी, नमी कैसी होगी? मॉइस्चर, मॉइस्चर, सीलन कैसी होगी? कैसी होगी? कम होगी, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। क्लाइमेट क्या है? हाई है क्लाइमेट, ठीक है। हाँ जी, ह्यूमिडिटी कैसी होगी? फिर नमी कैसी होगी? मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वहां पे मॉइस्चर कैसा होगा? वहां पे कोई भी नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा नहीं। वहां पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत ही कम होगा, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, क्योंकि टेम्परेचर क्लाइमेट हाई है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। आगे देखो, लोअर हॉरिजोन इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर्स। ये कहता है कि इसकी जो हॉरिजोन है ना, ये हॉरिजोन होता है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इस तरीके से होता है ना। तो ये कहता है कि जो इसका हॉरिजोन है ना,
वहां पे क्या है, इसके हॉरिजॉन पे बहुत सारे आपको कंकर्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे, कंकर्स मिलेंगे, ठीक है, कंकर्स मिलेंगे। कंकर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस सॉइल में कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है। मतलब कैल्शियम जो आपने पढ़ा है किसमें, इसमें केमिस्ट्री में, साइंस में, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम ज्यादा है। कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या है, कंकर ज्यादा है। और यदि आप इसकी प्रॉपर इरिगेशन कर लेते हो, प्रॉपर इसे सिंचाई करते हो, तो ये कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये समझ में आया कि इसका रेड से ब्राउन कलर होता है। टेक्सचर इसका कैसा होता है, सैंडी सैंडी सा होता है, ठीक है, ऐसे रेत गिरोगे तो नीचे आ जाएगा, सरक जाएगा। उसके बाद इसका नेचर होता है खट्टा, जैसे नमक खट्टा होता है, स्लाइम, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद इन सम एरियाज इसमें सोल्ट कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि यदि आप पानी क्या करो, वो जो मिट्टी है, मिट्टी में पानी मिला दो, ठीक है, वो अराइड सॉइल है, उसमें पानी मिला दो, ठीक है, और उसमें आप इवेपोरेट करोगे तो वहां पे नमक ही नमक हो जाएगा। फ्री में नमक मिल गया अच्छा वाला, तो इवेपोरेशन से इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, ज्यादा, टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, और ह्यूमिडिटी, तो मॉइस्चर कैसा होगा, कम। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ये दोनों तो खत्म ही हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, कम, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन में यहाँ पे कंकर्स मिलते हैं, क्यों? क्योंकि कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है। उसके बाद यदि प्रॉपर इरिगेशन इसकी की जाए तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट सॉइल, लास्ट टाइप। और एक लास्ट टाइप पे पहुंच गए हम। देखिए यहाँ पे बताया क्या है कि जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं ये हिली माउंटेनियस एरियाज में मिलते हैं। हिली माउंटेनियस एरियाज जैसे माउंटेन होते हैं, वहां पे ये फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बताया गया है कि सॉइल का जो टेक्सचर होता है ये डिपेंड करता है कि किसी इन्वायरमेंट में इसे बनाया गया है, ठीक है, मतलब किस इन्वायरमेंट में, किस टेम्परेचर पर ये सॉइल बना है, तो उसी तरीके से इसकी टेक्सचर भी उसी प्रकार का होगा, है ना। जैसे कि आपकी लैंग्वेज कैसी होगी, जैसे आपके घर वाले बोलते हैं, ठीक है, उसी तरिके से ये सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, जैसे इसे क्लाइमेट मिला उसी तरीके से इसका टेक्सचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लूमी एंड सिल्ट, ठीक है, वैली साइड। देखो ये कहता है कि जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं ना, ये वैली साइड पर लूमी और सिल्टी होते हैं, ठीक है, लूमी एंड सिल्टी एट वैली साइड। जैसे वैली कैसी होती है, इस तरीके की होती है वैली, ठीक है, बीच में घाटी जैसे कहते हैं ना, जैसे पहाड़ है भी, ये इधर इधर, और ये क्या है, बीच में वैली है। तो ये जो वैली साइड है ना, यहाँ पे जो सॉइल मिलेगा ये बहुत ज्यादा लूमी, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, सिल्टी सिल्टी सा मिलेगा, ओके। उसके बाद बताया गया है कि जैसे ही आप इन स्लोप्स पे जाओगे, ऊपर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स ग्रेन होता जाएगा, ठीक है, मतलब जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा। हाँ, उसके बाद बताया गया है कि जो सॉइल होता है एक्सपीरियंस करता है डिनुडेशन, ठीक है। डिनुडेशन का मतलब क्या होता है, ये बताओ, इतना तो पता होना चाहिए कि डिनुडेशन क्या होता है। नहीं पता तभी भी गूगल पे सर्च करके बताओ ताकि मुझे पता चले, ठीक है, ओके। डिनुडेशन का मतलब बताओ। अब देखो डिनुडेशन, जो सॉइल होता है वो क्या करता है, डिनुडेशन को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। डिनुडेशन का मतलब बताना है, ओके। एसिडिक एंड जो एसिड, ये क्या होता है, सॉइल जो होता है ना, ये एसिडिक होता है। और ह्यूमस, ह्यूमस जो है ना, देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो सॉइल होता है ये डिनुडेशन को एक्सपीरियंस करता है। डिनुडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे लैंड डिग्रेडेशन होता है एज इट इज, ये डिनुडेशन के तरह ही होता है, ठीक है, समझ में आया, हाँ जी। उसके बाद बताया गया है कि ये एसिडिक होता है और इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस इतना ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद बताया गया है जो सॉइल होता है लोअर पार्ट ऑफ रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस, ये जो सॉइल होता है मतलब रिवर टेरेसेस के पास, जैसे रिवर जा रही होती है तो रिवर्स के साथ साथ जो साइड वाला एरिया होता है, और एलुवियल फैंस मतलब एलुवियल फैंस में और रिवर टेरेसेस में ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ये यदि समझ में ना आए तो आप बस इसे याद रख लेना कि रिवर टेरेसेस में ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, मतलब जैसे रिवर बह रही है तो इसके साथ साथ एरिया में ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। और क्योंकि ये माउंटेन्स वाला है, हिली माउंटेन्स वाला है, तो यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलेगा, फॉरेस्ट सॉइल। समझ में आ गया। एक और बात देख लेते हैं, फॉरेस्ट सॉइल हिली माउंटेन एरियाज में मिलता है। इसका टेक्सचर जो होता है वो डिपेंड करता है किस इन्वायरमेंट में बना है। ये लूमी सिल्टी होता है वैली साइड में, कोर्स ग्रेन होता है अपर साइड में, अपर स्लोप्स में। जो सॉइल होता है वो डिनुडेशन मतलब लैंड डिग्रेडेशन की तरह ही फॉलो करता है, और एसिडिक होता है, ह्यूमस कम होता है। उसके बाद जो सॉइल होता है इसके लोअर पार्ट्स के अंदर, ये मतलब जो सॉइल होता है लोअर पार्ट, रिवर ट्रेसेस के लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है।
अब हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन खत्म। अब आ जाते हैं कि हमारा सॉइल इरोजन क्या होता है और इसको कंजर्व कैसे करें। ये तो थोड़ी देर का ही टॉपिक है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं कि सॉइल इरोजन किसे कहते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब, सॉइल का मतलब क्या होता है? सॉइल मिट्टी, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव किस तरीके से होता है ये देखिए। ये कहता है कि व्हेन द टॉप सॉइल ऑफ द व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जब जैसे कि ये धरती है, ठीक है, धरती में ये सॉइल है, ठीक है, जब इसकी ये जो लेयर होती है ये क्या हो जाती है? वॉश अवे हो जाती है। जैसे बारिश आई, बारिश ने उसे धो दिया, तो वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा सॉइल इरोजन। तो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज वॉश अवे और वॉश डाउन इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। समझ में आया? सॉइल इरोजन क्या होगा? सॉइल इरोजन उसे कहा जाता है जब जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसे क्या कर दिया जाता है? धो दिया जाता है, तो उसे हम सॉइल इरोजन कह देते हैं। आया समझ? हाँ, इतनी सी बात थी बस कि जब टॉप लेयर जो है सॉइल की, उसे वो पानी आया, पानी गिरा और वो धो गई, तो वो सॉइल इरोजन हो गया। नेक्स्ट कहता है कि देखो जो सॉइल है वो बनता भी है और इरोजन भी होता है। तो ये क्या हो रहा है? सॉइल बैलेंस हो रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कि सॉइल जो है ये सॉइल इरोजन होता क्यों है? व्हाई सॉइल इरोजन हैपेंस? ये देखिए सॉइल इरोजन होता क्यों है? सॉइल इरोजन होता क्यों है? देखो ये कहता है कि हमारे जो एक्टिविटीज है, हम पेड़ों को काट देते हैं, वो मिट्टी उड़ के कहीं और चली गई, डिफोरेस्टेशन हो गई। डिफोरेस्टेशन की वजह से, माइनिंग की वजह से हमने क्या किया? खोदा, मिट्टी साइड में बगाई, वो मिट्टी कहीं उड़ के और चली गई। माइनिंग की वजह से ओवरग्रेजिंग, जब हमने क्या किया? जब हमने पशुओं को चराया, ओवरग्रेजिंग करी, और ये जो मिट्टी थी, जब यहाँ पे फसल सारी खत्म हो गई, फसल खत्म होने के बाद ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी क्या हो गई? ये मिट्टी बेकार हो गई, ठीक है, और ये जो मिट्टी थी वो एक कोने में जाके लग गई, तो वो भी तो क्या हुआ? सॉइल इरोजन ही तो हुआ। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया, जैसे कि माइनिंग हो गया, जैसे कि ओवरग्रेजिंग हो गया, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन सॉइल इरोजन होता है। समझ में आया? नेक्स्ट ये कहता है कि नेचुरल फोर्स, जैसे कि प्राकृतिक रूप से सॉइल इरोजन हो जाए, विंड से हो जाए, हवा भाई, सॉइल इरोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जो है वो बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वार्म वेव चली और तब सॉइल इरोजन हो गया। क्लाइमेट की वजह से सॉइल इरोजन होता है। समझ में आया? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट कहता है जैसे कि रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी, जैसे बहता हुआ पानी है, ठीक है, ये पानी है, यह है सॉइल, तो बहता हुआ पानी, जैसे सॉइल यहाँ पे कुछ खड्डा सा है, उसमें आया और उसको काटते 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 चला गया, ठीक है, तो रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल को काट दिया और डीप चैनल्स बना देता है, तो उसे हम गली इरोजन कहते हैं। और चंबल बेसिन में, और इसे चंबल बेसिन में हम रवाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रवाइंस कहते हैं। समझ में आया? हाँ, देखो रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सोइल, मतलब जो रनिंग वाटर है वो क्या करेगा? वो क्ले सोइल को काटता हुआ जाएगा और उसे ही क्या कहा जाता है? गली कहा जाता है। चंबल बेसिन में उसे रवाइंस कहा जाता है। समझ में आया? समझ में आया कि चंबल बेसिन में उसे क्या कहेंगे? चंबल बेसिन में उसे हम रवाइंस कहेंगे। और ये आपका जो बुक है ना, उसमें एक फोटो दे रखी है, वो देखो जरा, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट देखो, समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट, पानी एक शीट की तरह बहता है, शीट की तरह बहता है, तो उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। शीट की तरह कैसे बहता है? शीट की तरह तो बहता है, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये है एक माउंटेन, ठीक है, माउंटेन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कल्टीवेशन हो रही है, ठीक है, बारिश आई तो पानी ऐसे सीधा 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 बह जाएगा। क्रॉप उगा रखी है तो वो क्रॉप अब वो सॉइल कैसे रुक पाएगा? वहां पे सॉइल कैसे रुक पाएगा? तो शीट इरोजन उसे कहते हैं। या फिर जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसके साथ सॉइल उठ के चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है? सॉइल इरोजन हो जाता है। शीट इरोजन उसे कहते हैं, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद विंड इरोजन, जब विंड चले और सॉइल उड़ के कहीं भाग जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं? विंड इरोजन। क्या कह देते हैं? विंड इरोजन। जब सॉइल उड़े किसके द्वारा? विंड के द्वारा, तो उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। अब देखिए, फ्लफिंग इन रॉन्ग वे, अब ये क्या है? ये सीधी सी चीज क्या है? देखिए, सीधी सी चीज ये है कि ऊपर
नीचे हम क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे ना करके हम राउंड 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 फ्लफिंग करें तो कितना फायदा होगा। ऊपर नीचे करा तो ये रेत पहले नीचे आ गई, फिर रेत ऊपर चली गई, इस तरीके से तो होगा, ठीक है। पर यदि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके करेंगे तो क्या होगा, हमारा भी फायदा होगा, है ना। फायदा कैसे हुआ, फायदा इस तरीके से हुआ कि ये जो है इससे हमारा जो सॉइल है वो नीचे नहीं आएगा, वो इरोजन नहीं होगा उसका, ठीक है। हाँ जी, तो ये रीजन देखिए सॉइल इरोजन क्यों होता है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, गली इरोजन की वजह से, और किसकी वजह से, और नेचुरल फोर्सेस की वजह से, और किसकी वजह से, और शीट इरोजन की वजह से, और फ्लफिंग इन अ रॉन्ग मैनर की वजह से, और विंड इरोजन की वजह से। अब हम देखते हैं कि इसको कंजर्व कैसे किया जाए। देखिए सबसे पहले आता है काउंटर फ्लफिंग। काउंटर फ्लफिंग का मतलब क्या होता है, काउंटर फ्लफिंग का मतलब होता है कि आप क्या कीजिए, आप जैसे कि मान लो ये आपका माउंटेन है तो आप काउंटर फ्लफिंग करें, तो आप गोल 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 ऐसे करें, तो दिस इज काउंटर फ्लफिंग। इससे क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन घट जाएगा, इसके चांसेस कम हो जाएंगे। अब अपनी बुक में पढ़िए एक बार, इसे समझ में आया ना। अब देखो काउंटर फ्लफिंग मैंने क्या बताया कि जब हम काउंटर अलोंग द काउंटर लाइन, दीज आर दी काउंटर लाइन, इनसे हम गोल 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 जब ऐसे बनाएंगे, एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके गोल 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 जब हम बनाएंगे तो काउंटर फ्लफिंग होगा। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, देखिए टेरेस कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जैसे कि ये क्या है, माउंटेन है, माउंटेन। अब टेरेस कल्टीवेशन का मतलब जब हम यहाँ पे टेरेसेस बना के चले, सीढ़ी होती ना, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से बाहर, जैसे कि एक यहाँ दूसरा यहाँ, ठीक है, इस तरीके से बना के चले, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होता है, टेरेस कल्टीवेशन, जब हम टेरेसेस बनाकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शेल्टर बेड। ये मैंने आपको बता रखा है कि नहीं। देखिए शेल्टर बेड क्या होता है, जैसे कि एरिया है, इसमें आपने कुछ भी उगाया और इसके साइड में आपने चारों ओर क्या कर दिए, पौधे उगा दिए, ठीक है, पौधे उगा दिए, पौधे मतलब बड़े बड़े ट्रीज उगा दिए ताकि सॉइल इरोजन ना हो। उसके बाद आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है जैसे कि एक एरिया है, ठीक है, उसके उसमें क्या किया आपने, यहाँ पे क्रॉप उगा दी, ठीक है, ये इतना में क्रॉप उगा दी, ठीक है, फिर आपने क्या किया, ट्रीज लगा दिए, फिर क्रॉप उगा दी, फिर ट्रीज लगा दिए, फिर क्रॉप उगा दी, फिर ट्रीज लगा दी, इस तरीके से इसे हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। इससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन बच जाता है। अब ये समझ में आ गया इसको, इसमें हमने गोल गोल बनाया, इसमें हमने टेरेसेस बनाए, इसमें हमने चारों ओर पौधे लगा दिए, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक बार जो हमें फसल उगानी थी वो, उसके बाद पेड़, उसके बाद फसल, उसके बाद पेड़, उसके बाद फसल, उसके बाद पेड़, इस तरीके से उगाया। तो अब हमारा चैप्टर होता है खत्म, अब हमारी चिंता होती है दूर। तो हम कर लेते हैं एक क्विज, ठीक है। अब ये आ जाता है क्विज टाइम। फिर देखे जरा किसने कितना पढ़ा, चलिए चलते। अब हमारा क्विज टाइम शुरू होता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसके रूल्स बता देती हूँ। क्विज टाइम के ये रूल है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में आपको इनका आंसर देना होगा। यदि आपने सही आंसर दिया तो आपके लिए तालियां बजेंगी, यदि आपने गलत आंसर दिया तो कोई नहीं, ऑल इज वेल। चलिए शुरू करते हैं। सॉइल सॉइल इज डैश टाइप ऑफ रिसोर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सा रिसोर्स है बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5, आपका टाइम खत्म होता है। सॉइल बहुत अच्छे से बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख के बताया था कि ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मच परसेंट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय लैंड। कितनी परसेंट हमारी जरूरतें लैंड पूरी करता है, बताइए। 90%। सेकेंड इज 91%, third is 92%, fourth is 95%। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5, आपका टाइम होता है खत्म। इसका आंसर इतना आसान है, इसका आंसर 95% है, 90% नहीं है। आगे चलो, थर्ड क्वेश्चन।
Which soil have the highest water holding capacity? अरे इतना अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा है। देखिए, फर्स्ट alluvial soil, second black soil, third forest soil, fourth रेड एंड येलो सॉइल। आप बताइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका टाइम खत्म होता है। इसका आंसर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन, कहां मिलता है ब्लैक सॉइल? रेगल जिसे कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अब तो आइडिया लग गया होगा। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन केरला, थर्ड ऑप्शन पाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन हरियाणा। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका टाइम खत्म होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर महाराष्ट्र है, ना कि पाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Which soil when hydrated form appears yellow? कौन सा सोइल अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो कलर का दिखाई देता है? सिंपल सा आंसर है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन येलो एंड रेड सॉइल, सेकंड ऑप्शन alluvial soil, थर्ड ऑप्शन ब्लैक सॉइल, फोर्थ ऑप्शन रेगल सॉइल एंड येलो सॉइल। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका टाइम खत्म होता है और इसका सही आंसर रेगल सॉइल एंड येलो सॉइल नहीं है। इसका आंसर है येलो एंड रेड सॉइल। यदि आपके सारे आंसर ठीक है तो मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखी है और मजा भी आया है। चलिए रिजल्ट देखते हैं। चलिए, रिजल्ट जो है, इसमें 5 क्वेश्चन यदि आपने सारे ठीक कर दिए तो मतलब आपको 3 स्टार मिलते हैं, और यदि आपके 3 क्वेश्चन ठीक हैं तो आपको 2 स्टार मिलते हैं। पर ऐसे नहीं करना कि मुझे 2 स्टार मिले, इसे तो 3 स्टार मिले। ऐसे नहीं करना, जिसे जितने मिले अपने में खुश रहो। मेरे से स्मार्ट तो कोई है नहीं, ऐसे समझो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको एक ब्लू स्टार मिलता है। आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपका एक भी ठीक नहीं है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये आपका रिजल्ट है। आप ये रिजल्ट कमेंट में जरूर बताएंगे कि भाई आपको कितने स्टार मिले। यदि आपको 1 मिला है तो भी कोई नहीं, 0 मिले हैं तो भी कोई नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शेयर जरूर कीजिएगा, मैं भी तो देखूं किसने कितना मार्क्स स्कोर किया और किसने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा। तो थैंक यू, और आपका दिन बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद।